हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो में अपन ने जो पादप पोषक तत्व थे उनके बारे में पढ़ा था। आज अपना जो टॉपिक है वो है एंजाइम्स। एंजाइम्स या मीटा, ये अपना कक्षा 12 का लेसन नंबर 9 है, एंजाइम्स। तो देखिए एंजाइम्स का अर्थ क्या होता है। एंजाइम का मतलब होता है इनयीस्ट, यानी कि इन का मतलब होता है इन और जाइन का मतलब होता है ईस्ट। तो इसका अर्थ हो गया इन ईस्ट एंजाइम। तो एंजाइम का क्या अर्थ लेंगे, इन ईस्ट। देखिए एंजाइम जो है ये एक तरह से बायोकैटलिस्ट है, जैव उत्प्रेरक है। क्या है, जैव उत्प्रेरक है। जैसे अपन ने उत्प्रेरक के बारे में आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, कैटलिस्ट है वो क्या करते हैं, रिएक्शन की दर को बढ़ा देते हैं। तो वैसे जो जैव रासायनिक क्रियाएं हैं, जैव रासायनिक क्रियाएं जो होती हैं जीवित सेल्स के अंदर, जीव में, तो उन जैव रासायनिक विक्रियाओं को उत्प्रेरित करने वाले जो कैटलिस्ट हैं उन्हें अपन जैव उत्प्रेरक कहते हैं, कैटलिस्ट उनको कहते हैं। देखिए एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विल्ली कोने ने किया था। एंजाइम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, विल्ली कोने ने 1878 में एंजाइम शब्द का प्रयोग किया था। तो एंजाइम्स जो है इन्हें अपन जैव उत्प्रेरक कहते हैं, और ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। जो बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, उनकी रेट को क्या कर देते हैं, ये बढ़ा देते हैं। देखिए जीव में अपन देखते हैं जो लिविंग सेल्स हैं, जीवित कोशिकाएं हैं, उनमें जैव रासायनिक विक्रियाएं होती रहती हैं। कुछ जैव रासायनिक विक्रियाएं निर्माणकारी होती है। निर्माणकारी जो क्रियाएं हैं उनको अपन उपचय कहते हैं। क्या कहते हैं, उपचय। निर्माणकारी क्रियाएं जो होती हैं उन्हें उपचय कहते हैं। एनाबोलिज्म, जैसे प्रोटीन का निर्माण है, अलग कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण है। जैसे प्रोटीन का निर्माण, प्रोटीन, लिपिड का निर्माण। तो ये जो जटिल कार्बनिक पदार्थ है इनका निर्माण होता है, उन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं, उपचय या एनाबोलिज्म कहते हैं। और इनमें एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इनमें ऊर्जा की क्या होती है, ऊर्जा आवश्यक होती है, आवश्यक होती है। इनमें ऊर्जा की क्या होती है, आवश्यकता होती है। दूसरी प्रकार की जो जैव रासायनिक विक्रियाएं हैं वो विघटनकारी क्रियाएं हैं। कौन सी क्रियाएं हैं, विघटनकारी क्रियाएं हैं, जिन्हें अपचय कहते हैं। क्या कहते हैं, अपचय या कैटाबोलिज्म कहते हैं। ये विघटनकारी क्रियाएं हैं। इनमें जो जटिल अणु है, कार्बनिक अणु है, उनका क्या होता है, विघटन होता है और सरल कार्बनिक अणु का निर्माण होता है। जैसे अपन अपचय का एग्जांपल लें तो जैसे श्वसन की क्रिया है। श्वसन जो है रेस्पिरेशन की क्रिया है। श्वसन के दौरान क्या होता है, देखिए ग्लूकोज का क्या होता है, अपघटन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है और ग्लूकोज किसके अंदर टूटता है, CO2 के अंदर टूटता है, प्लस जल के अंदर टूटता है। तो ग्लूकोज का क्या हो रहा है, यहाँ पे अपघटन हो रहा है। इसके अंदर क्या होता है, एनर्जी मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होती है। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ऊर्जा मुक्त हो रही है अपचय क्रिया के अंदर। तो ये दो तरह की क्रियाएं, जैव रासायनिक क्रियाएं होती हैं, और ये दोनों मिलकर क्या करती हैं, ये दोनों ही प्रकार की जो क्रियाएं हैं ये उपापचय पथों का निर्माण करती हैं। किसका निर्माण करती है, उपापचय पथों का निर्माण
करती हैं। ये दोनों ही क्रियाएं क्या करती हैं? उपापचय पथों का निर्माण करती हैं, पथों का निर्माण करती हैं। तो इन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं बायोकेमिकल रिएक्शंस के अंदर जैव उत्प्रेरक है वो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म मात्रा में ही अभिक्रिया की दर को क्या कर देते हैं? बढ़ा देते हैं और स्वयं इनके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अपन जो एंजाइम्स हैं, जैव उत्प्रेरक जिनको अपन कह रहे हैं एंजाइम्स, उनको किस तरह से परिभाषित करेंगे कि देखिए प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ, प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित सेल्स में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। उन्हें एंजाइम, वो एंजाइम कहलाते हैं। तो किस तरह से परिभाषित करेंगे एंजाइम को? प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जीवित सेल्स में जैव उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, क्या कहलाते हैं? एंजाइम कहलाते हैं। अब देखिए एंजाइम से संबंधित जो डिस्कवरी है, खोज है, उस पर अपन चर्चा करेंगे। तो देखिए एंजाइम जो शब्द है, इसको एंजाइम को सबसे पहले जैव उत्प्रेरक के रूप में, एंजाइम को सबसे पहले जैव उत्प्रेरक के रूप में किसने पहचाना? बर्जीलियस ने। बर्जीलियस नामक वैज्ञानिक ने एंजाइम को जैव उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले पहचाना। फिर देखिए बुकनर ने क्या किया? बुकनर ने 1897 में यीस्ट से, यीस्ट क्या है? यीस्ट एक कोशिकीय कवक होता है। यीस्ट क्या होता है? एक कोशिकीय कवक होता है। और बुकनर ने 1897 में यीस्ट से एक कार्बनिक पदार्थ अलग किया जो फर्मेंटेशन की क्रिया करता है। उसे वो पदार्थ कौन सा था? जाइमेज। यानी कि बुकनर ने यीस्ट से जाइमेज एंजाइम को पृथक किया और यही पहला एंजाइम है। प्रथम एंजाइम की जब बात करें तो कौन सा एंजाइम है? जाइमेज एंजाइम ही प्रथम वह एंजाइम है जिसके बारे में खोजा गया था। बुकनर ने जिसको यीस्ट से 1897 में पृथक किया था। सुमनर ने क्या किया? 1926 में सुमनर ने यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टल के रूप में पृथक किया, यानी कि इसके रवे प्राप्त किए, क्रिस्टल इसके प्राप्त किए। इसने सुमनर ने, जेबी सुमनर ने यूरिएज एंजाइम को क्रिस्टलीकृत किया, यानी कि इसके रवे प्राप्त किए। इसके बाद में देखिए सुमनर और नार्थोप ने क्या किया? एंजाइम की रासायनिक प्रकृति प्रोटीन के बारे में, यानी कि एंजाइम की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? प्रोटीन की होती है। इसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? सुमनर एवं नार्थोप ने बताया था और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। अब अपन बात करेंगे एंजाइम की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम में देखिए सभी जो एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स के बारे में क्या कहा जाता है कि सभी एंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। यानी कि जितने भी एंजाइम हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि सभी एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन्स एंजाइम नहीं होते, क्योंकि प्रोटीन दूसरे कार्य भी करते हैं, प्रोटीन निर्माणकारी कार्य भी करते हैं। कुछ एंजाइम जो है वो प्रोटीन प्रकृति के नहीं होते। पहले ये माना जाता था कि सभी एंजाइम जो होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। लेकिन बाद में पता चला कि कुछ ऐसे एंजाइम भी पाए जाते हैं जो प्रोटीन के नहीं बने होते हैं, जैसे राइबोजाइम। कौन सा एंजाइम? राइबोजाइम, राइबोन्यूक्लियेज। ये जो एंजाइम है ये किससे निर्मित होते हैं? आरएनए से निर्मित होते हैं। ये एंजाइम किससे निर्मित होते हैं? आरएनए से। और ये आरएनए स्प्लाइसिंग की क्रिया में काम आते हैं।
यानी कि ये प्रोटीन के नहीं बने होते हैं बल्कि किससे बने होते हैं, आरएनए के बने हुए होते हैं। अब देखिए एंजाइम के स्ट्रक्चर में अपन एंजाइम को देखो दो भागों में बांटते हैं। एंजाइम्स जो है उनको, एक सिंपल एंजाइम्स होते हैं, दूसरे कॉम्प्लेक्स एंजाइम या होलो एंजाइम जिनको अपन कहते हैं। देखिए सिंपल एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं, शुद्ध रूप से प्रोटीन के बने, यानी कि वे एंजाइम जो शुद्ध रूप से प्रोटीन के बने होते हैं क्या कहलाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें सिंपल एंजाइम कहते हैं। जैसे पेप्सिन, ट्रिप्सिन, यूरिएज, ये एंजाइम शुद्ध रूप से किसके बने होते हैं, ये एंजाइम शुद्ध रूप से प्रोटीन के बने हुए होते हैं, इसलिए इन्हें सिंपल एंजाइम कहते हैं। लेकिन अधिकांश एंजाइम जो है ये बहुत ही कम मात्रा में होते हैं ऐसे एंजाइम सिंपल एंजाइम के रूप में जो शुद्ध रूप से प्रोटीन के बने होते हैं। अधिकांश एंजाइम जो होते हैं वो किस तरह के एंजाइम होते हैं, वो कॉम्प्लेक्स एंजाइम होते हैं। यानी कि अधिकांश एंजाइम में क्या होता है, प्रोटीन के साथ में प्रोटीन भाग या नॉन प्रोटीन भाग पाया जाता है, और ऐसे एंजाइम्स को क्या कहते हैं, होलो एंजाइम्स या कॉम्प्लेक्स एंजाइम कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, होलो एंजाइम्स कहते हैं। यानी कि अधिकांश जो एंजाइम है वो कॉम्प्लेक्स एंजाइम के रूप में पाए जाते हैं, होलो एंजाइम के रूप में पाए जाते हैं। इनका अधिकांश भाग किसका बना होता है, प्रोटीन का, लेकिन कुछ भाग प्रोटीन नॉन प्रोटीन पार्ट भी इसमें जुड़ा हुआ होता है, क्योंकि नॉन प्रोटीन जो भाग होता है, प्रोटीन भाग जो होता है वो इस प्रोटीन के यानी कि सक्रियकरण के लिए आवश्यक होता है। यदि इसमें नॉन प्रोटीन भाग नहीं होगा तो ये एंजाइम सक्रिय नहीं होगा, यानी कि इसकी एक्टिवनेस के लिए, सक्रियता के लिए प्रोटीन भाग होना जरूरी है। अब देखिए ये मैंने लिखा होलो एंजाइम जो है इसमें देखिए एक प्रोटीन भाग होता है, अपने देखा प्रोटीन भाग होता है, प्रोटीन भाग, प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम। यानी कि होलो एंजाइम के प्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं, और एप्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, एप्रोटीन भाग। इसके एप्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। यानी कि होलो एंजाइम के प्रोटीन भाग को तो एपो एंजाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, एपो एंजाइम कहते हैं, एपो एंजाइम, और इसके एप्रोटीन भाग को क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। अब देखिए अपन इस कोफैक्टर के बारे में पहले पढ़ेंगे कि जो कोफैक्टर है, देखिए डायग्राम में अपन देखें तो ये जैसे होलो एंजाइम की बात करें हम, और इसमें देखिए एक प्रोटीन पार्ट होता है और एक नॉन प्रोटीन पार्ट होता है। तो इसमें ये जो भाग है होलो एंजाइम का, ये क्या है, इसका एपो एंजाइम है, एपो एंजाइम, यानी कि इसका प्रोटीन भाग है, और ये इसका क्या है, ये इसका कोफैक्टर है, कोफैक्टर है, यानी कि नॉन प्रोटीन भाग है, कोफैक्टर है। अब देखेंगे ये जो कोफैक्टर है ये भी अलग अलग प्रकृति के होते हैं, इनके बारे में अपन देखते हैं। अब ये मैं इधर से मिटा रहा हूं, इससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको, आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, क्योंकि मैं इधर से थोड़ा मिटाऊंगा, क्योंकि अपन कोफैक्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब इनको मिटा रहा हूं। देखिए देखिए कोफैक्टर, होलो एंजाइम का एक भाग है कोफैक्टर, कोफैक्टर, कोफैक्टर
बारे में अपन पढ़ रहे हैं, कोफैक्टर। देखिए कोफैक्टर जो है ये दो तरह के होते हैं, एक ये या तो एक कार्बनिक होते हैं या अकार्बनिक पदार्थ के रूप में होते हैं। किस रूप में हो सकते हैं ये? या तो ये कार्बनिक पदार्थ के रूप में, कार्बनिक पदार्थ के रूप में हो सकते हैं, या ये किस रूप में हो सकते हैं? अकार्बनिक पदार्थ के रूप में, अकार्बनिक पदार्थ के रूप में ये हो सकते हैं। तो देखिए कार्बनिक पदार्थ के रूप में जब होंगे तो ये फिर से दो तरह के हो सकते हैं। कार्बनिक पदार्थ के रूप में देखिए दो तरह के ये हो सकते हैं। एक है प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसको कहेंगे अपन प्रोस्थेटिक समूह, या दूसरा इसका है कोएंजाइम, प्रोस्थेटिक ग्रुप, या कोएंजाइम। देखिए प्रोस्थेटिक ग्रुप किसे कहेंगे अपन कि वे कोफैक्टर, वे कार्बनिक कोफैक्टर, कौन से? वे कार्बनिक कोफैक्टर, वे कार्बनिक पदार्थ जो एकोएंजाइम से दृढ़ता से जुड़े होते हैं, उन्हें प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें साइटोक्रोम, यानी कि प्रोस्थेटिक समूह है, वे कोफैक्टर जो कार्बनिक पदार्थ के रूप में एकोएंजाइम के साथ दृढ़ता से जुड़े होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। जैसे साइटोक्रोम। कोएंजाइम कौन से होते हैं? यानी कि वे कार्बनिक पदार्थ जो एकोएंजाइम के साथ ढीले ढाले जुड़े होते हैं, जिनको आसानी से पृथक किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? कोएंजाइम। यानी कि वे कार्बनिक पदार्थ जो एकोएंजाइम से ढीले ढाले जुड़े होते हैं, जिन्हें आसानी से पृथक हो जाते हैं, या जिन्हें आसानी से पृथक कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कोएंजाइम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें अपन NADP, FAD, ये सभी क्या है? ये सभी कोएंजाइम है। ये ढीले ढाले जुड़े रहते हैं, आसानी से इनको क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। NAD निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट, और ये FAD। देखिए ये सभी जो कार्बनिक पदार्थ हैं ये एकोएंजाइम के साथ ढीले ढाले जुड़े होते हैं, इसलिए इनको कोएंजाइम कहते हैं। अब दूसरा है अकार्बनिक पदार्थ, यानी कि
दूसरा कोफैक्टर की बात करें वो है अकार्बनिक पदार्थ के रूप में पाए जाते हैं, इन्हें मेटल आयन एक्टिवेटर कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें मेटल आयन एक्टिवेटर कहते हैं। मेटल आयन एक्टिवेटर कहते हैं, एक्टिवेटर कहते हैं। ये जब कुछ आयन्स जो होते हैं, धातु आयन्स जो होते हैं, अगर वो जुड़े हुए हैं एक एंजाइम के साथ, तो उन्हें अपन क्या कहते हैं? मेटल आयन एक्टिवेटर। जैसे कौन कौन से हैं? जैसे कॉपर है, कॉपर है, मैग्नीज है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है। ये सभी क्या है? ये सभी मेटल आयन एक्टिवेटर हैं। तो स्टूडेंट्स, ये अपने कोफैक्टर थे। देखिए कोफैक्टर को किस तरह से अपन ने बांट दिया अलग अलग भागों के अंदर। कोफैक्टर को किस तरह से बांट दिया? कोफैक्टर को देखिए, यदि कोफैक्टर कार्बनिक पदार्थ के रूप में है तो ये फिर दो तरह का होगा, प्रोस्थेटिक समूह है कोएंजाइम। यदि वह कार्बनिक पदार्थ जो एंजाइम से तरलता से जुड़े होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रोस्थेटिक ग्रुप, जैसे साइटोक्रोम। और वे कार्बनिक पदार्थ जो ढीले ढाले जुड़े रहते हैं, जिन्हें आसानी से पृथक कर सकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कोएंजाइम कहते हैं, जैसे NAD है, NADP है, FAD है आदि। और यदि अकार्बनिक पदार्थ आयन जुड़े होते हैं, जैसे कॉपर है, मैंगनीज है, मैग्नीशियम है, मोलिब्डेनम है, जिंक है, तो ये उसे अपन क्या कहेंगे? उन्हें मेटल आयन एक्टिवेटर कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? मेटल आयन एक्टिवेटर कहते हैं। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको देखो, अभी अपने कोफैक्टर की चर्चा की, इसके प्रोटीन भाग एंजाइम की भी अपन चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, क्योंकि ये फिर लंबा हो जाएगा। आज अपन इतना ही करेंगे। धन्यवाद।